Hey guys, what's up? Hope you are doing well. So I welcome you all to the 25 days economic capsule series. और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बैलेंस ऑफ पेमेंट को। बैलेंस ऑफ पेमेंट इकोनॉमिक्स का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज के इस वीडियो में हम इसे कंप्लीट समझ लेंगे। प्रीलिम्स से कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो ये वीडियो कंप्लीट देखिए, पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। तो बेसिकली इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इस चीज को समझ लेते हैं थोड़ा सा डायग्राम के मदद से। यहां पे इमेजिन कर लेते हैं कि ये हमारा इंडिया है और ये हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो कुछ चीजें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंडिया इंपोर्ट्स कर रहा होगा और कुछ चीजें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा होगा। बेसिकली यहां पे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट दोनों देश के बीच हो रहा है, इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच। अब यहां पे ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स गुड्स का भी हो सकता है, ये सर्विस का भी हो सकता है और ये कैपिटल्स का भी हो सकता है, एसेट्स। ठीक है, जैसे मुकेश अंबानी ने अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा कंपनी किना, तो वो कैपिटल हुआ, इन्वेस्ट हुआ। तो यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गुड्स, सर्विस और कैपिटल्स, इन तीनों का हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा बैलेंस रिकॉर्ड रखना जो इन सारे ट्रांजैक्शंस को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करे, वही हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। यानी कि कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम इसी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स, चाहे वो गुड्स में हो, सर्विस में हो या कैपिटल्स में हो, उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो यही बोला जा रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ गिवन पीरियड। यानी कि एक साल के अंदर एक देश के दूसरे देश के साथ कितने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनका एक रिकॉर्ड जहां पे रखा जाता है, उसी ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अब अगर फर्दर देखा जाए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के कितने कंपोनेंट्स होंगे, तो ये माइंड मैप आपको काफी अच्छे से याद रखना है अगर आपको कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझना है। यहां पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमारा आता है करेंट अकाउंट और एक हमारा आता है कैपिटल अकाउंट। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हमारे पास 2 टाइप के अकाउंट्स हैं, एक है करेंट अकाउंट और एक है कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, अभी के लिए समझ लीजिए। ऐसे ट्रांजैक्शंस जो 1 साल के अंदर होते हैं, यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन, 1 साल के टाइम पीरियड में होते हैं, उन्हें करेंट अकाउंट में रखा जाता है। कैपिटल अकाउंट में उन ट्रांजैक्शंस को रखा जाता है जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, यानी कि 1 साल से ज्यादा के लिए। ठीक है, अभी आगे लेक्चर में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बीच का डिफरेंस। अभी के लिए आप ये माइंड मैप को अपने दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा लीजिए कि करेंट अकाउंट के अंदर भी फिर 2 अकाउंट्स आएंगे, जो कि एक बैलेंस ऑफ विजिबल्स को रखेगा और एक जो होगा वो बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स को याद रखेगा। यानी कि करेंट अकाउंट के अंदर 2 और अकाउंट्स होंगे, एक बैलेंस ऑफ विजिबल्स यानी कि गुड्स के लिए और एक बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स यानी कि सर्विसेज के लिए। ठीक है, सर्विसेज के अंदर आपके क्या क्या आ सकते हैं, तो कोई भी सर्विस, सॉफ्टवेयर सर्विस, टूरिज्म सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस। इनकम आपका आ सकता है, ट्रांसफर पेमेंट्स आ सकते हैं। तो बेसिकली बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स के अंदर भी अलग अलग कंपोनेंट होंगे, ट्रांसफर्स हो सकता है, इनकम हो सकता है, सर्विसेज हो सकती हैं। और बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स का सम टोटल होगा। ठीक है, वहीं पे अगर कैपिटल अकाउंट को देखा जाए तो कैपिटल अकाउंट के अंदर 3 कंपोनेंट्स होंगे। पहला कंपोनेंट होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दूसरा होगा लोन्स और तीसरा होगा बैंकिंग कैपिटल्स।
वहीं पे अगर फर्दर देखा जाए तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी दो टाइप्स में डिवाइड होंगे, एक होंगे एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक होगा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी, ठीक है। तो ये तो हो गया माइंड मैप हमारा कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी कि याद रखना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो अकाउंट है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ गुड्स और बैलेंस ऑफ सर्विसेज को रखता है, और कैपिटल अकाउंट के अंदर एफडीआई, लोन्स और बैंकिंग कैपिटल्स आते हैं। अभी के लिए इतना माइंड मैप पहले दिमाग में क्लियर कर लीजिए। फर्दर अगर देखा जाए, अब अच्छे से समझते हैं कि बैलेंस इन करंट अकाउंट में आता क्या है, ठीक है। तो यहां पे बात हो रहा है करंट अकाउंट, यानी कि ये जो ट्रांजेक्शन्स होंगे ये लेस देन 1 ईयर के होंगे, लेस देन 1 ईयर, यानी कि इनका टाइम पीरियड जो होगा वो 1 ईयर का होगा, ठीक है। तो द करेंट अकाउंट इज अ की कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट दैट रिकॉर्ड्स अ कंट्री ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। यानी कि करंट अकाउंट जो चीज से डील करेगा वो खाली दो होंगे, एक होंगे गुड्स और एक होंगे सर्विसेज। इन दो को छोड़ के और किसी भी चीज के साथ हमारा करंट अकाउंट डील नहीं करता है। यानी कि बैलेंस इन करंट अकाउंट का दो हमारा सब डिवीजन होगा, एक विजिबल्स, विजिबल्स का मतलब यानी कि आपका गुड्स, विजिबल का मतलब गुड्स, एंड इनविजिबल्स यानी कि यहां पे सर्विसेज का बात होगा। फॉर्मूला सेम रहेगा बैलेंस ऑफ ट्रेड का। एक्सपोर्ट, इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं, फॉर्मूला सेम रहेगा, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, और यहां भी सेम रहेगा वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब इन तीन कंडीशंस के कारण आपका सरप्लस, डेफिसिट या इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, इंपोर्ट कम कर रहे हो, यानी कि आप सरप्लस में हो। आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, यानी कि आप डेफिसिट में हो। और अगर दोनों बराबर चल रहा है तो यानी कि आप इक्विलिब्रियम पे हो। यहां पे एक चीज याद रखना है कि गुड्स के मामले में इंडिया हमेशा नेगेटिव में चलता है, ठीक है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि हमें क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इंपोर्ट करना पड़ता है, गोल्ड हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इंपोर्ट करना पड़ता है। तो बेसिकली यहां पे जो हमारा कंडीशन हो जाता है वो सेकंड वाला कंडीशन हो जाता है, यानी कि हम इस कंडीशन में लाई करते हैं, हम इंपोर्ट्स ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश का प्रोडक्शन कैपेसिटी उतना अच्छा नहीं है। इसीलिए आप देखो कि नरेंद्र मोदी जो है वो प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स क्यों लाया गया है? ताकि प्रोडक्शन बढ़े, क्योंकि जब आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तभी तो आप एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हो, अदरवाइज आपको दूसरे देश के भरोसे रहना होगा। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि गुड्स के मामले पे हम हमेशा नेगेटिव चलते हैं। सर्विसेज में भी यही तीन कंडीशन हो सकता है कि आप सर्विस का एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, इंपोर्ट कम कर रहे हो तो आप सरप्लस में हो, आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, एक्सपोर्ट कम कर रहे हो तो आप डेफिसिट में हो, और दोनों बराबर कर रहे हो तो आप इक्विलिब्रियम पे हो। इसमें इंडिया हमेशा पॉजिटिव में चलता है क्योंकि इंडिया के अंदर रेमिटेंस बहुत ज्यादा आता है। दूसरे देश में जो लोग काम कर रहे हैं वो सैलरी भेजते हैं घर में, यानी कि ट्रांसफर पेमेंट्स बहुत ज्यादा आता है, जिसके वजह से हमारा बैलेंस ऑफ सर्विस ये पॉजिटिव रहता है। और इंडिया सर्विस के मामले में वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज में से एक है। हमारे यहाँ से सर्विस बहुत ज्यादा प्रोवाइड किया जाता है, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे आपका कम्युनिकेशन हो, बैंकिंग हो, तो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। तो यानी कि बैलेंस इन करंट अकाउंट में हमारा एक पल्ला कमजोर है, एक पल्ला भारी है, यानी कि गुड्स वाले सेक्शन में हम नेगेटिव है और सर्विस वाले सेक्शन में हम पॉजिटिव है। तो अगर फाइनल हमें बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट देखना है तो हमें क्या करना होगा? बैलेंस ऑफ विजिबल्स और इनविजिबल्स दोनों को ऐड करना होगा। अब होता क्या है कि हमारा गुड्स वाला सेक्शन इतना ज्यादा कमजोर है कि बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट जो पूरा का पूरा है ये हमेशा हमारा डेफिसिट में चला जाता है। इसी चीज को आगे डिस्कस किया गया है कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा क्या है। तो बेसिकली कि टोटल इंपोर्ट्स प्लस रेमिटेंस सेंट, ये क्या हो जाता है? बेसिकली ज्यादा हो जाता है एक्सपोर्ट से, तो हम करंट अकाउंट डेफिसिट में चले जाते हैं। यानी कि इंपोर्ट्स जो हम कर रहे हैं वो ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, ठीक है। अब अगर करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया है तो इसे किस तरीके से पूरा किया जाएगा? तो आप फंडिंग लेते हो कैपिटल इनफ्लो का, एफडीआई के थ्रू, एफपीआई के थ्रू, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, यानी कि कुछ तरीका है
जिससे आप करेंट अकाउंट डेफिसिट को पूरा कर सकते हो। जनरली ये देखा गया है कि अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 2 से 3% ऑफ जीडीपी का रहता है तो ये मैनेजेबल होता है आरबीआई के लिए। यानी कि जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है वो हमारे जीडीपी का 2 से 3% होना चाहिए। यानी कि हमारे कंट्री का जितना भी जीडीपी है उसका 2 से 3% ही हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होना चाहिए, उससे ज्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा कि इंडिया जनरली करंट अकाउंट डेफिसिट में करता है। मेन रीजंस वही है, याद रख लीजिएगा, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। हाई ऑयल्स एंड गोल्ड इंपोर्ट्स, क्योंकि हमारे यहाँ क्रूड ऑयल तो है नहीं, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। ट्रेड डेफिसिट इन मर्चेंडाइज, यानी कि गुड्स वाले सेक्शन में मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक रेमिटांस ही है जो हमें सर्विस वाले सेक्शन में क्या करता है, पॉजिटिव में रखता है। तो ये जो 3 कारण है, यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, इसीलिए मैंने इन पॉइंट्स को लिखा है। तो अगर एटलीस्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट से आप इतना भी अच्छे से कर लेते हो तो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ये तो हो गया करंट अकाउंट डेफिसिट का बात और करंट अकाउंट का बात। अब आगे आते हैं, अब थोड़े से सेक्शंस को देखते हैं कैपिटल अकाउंट वाले। अभी हम कैपिटल अकाउंट को डील कर रहे हैं, ठीक है। काफी अच्छा फ्लो चार्ट से मैंने आपको समझाया है, क्योंकि ये चैप्टर अगर आप माइंड मैप के थ्रू याद नहीं रखोगे तो अल्टीमेटली होने वाला है नहीं, ठीक है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपको इसको याद तो रखना ही होगा, ठीक है। तो यहां पे देखो, बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट में बेसिकली ये क्या करता है, रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन दैट चेंजेस एसेट्स और लायबिलिटी बिटवीन अ कंट्री। यानी कि यहां पे लॉन्ग टर्म वाला चीज रहेगा, 1 साल से ज्यादा वाला, मतलब एसेट्स के बात होंगे, कैपिटल है। तो अब इसका कंपोनेंट अगर देखते हैं तो बेसिकली बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट में पहला कंपोनेंट होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आपके देश में कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्योंकि यहां से भी आपको क्या होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो ये कैपिटल्स है। लोन्स आपने कितना ले रखा है, या बैंकिंग कैपिटल्स आपके पास कितना है। फिर अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को देखें तो ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो बेसिकली। लोन्स के अंदर भी 3 सेगमेंट आएंगे, एक आएगा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, एक आएगा एक्सटर्नल एसेट्स असिस्टेंस, और एक आएगा ट्रेड क्रेडिट, ठीक है। और बैंकिंग कैपिटल्स तो बेसिकली बैंकिंग के पैसे होते हैं, बेसिकली बैंक्स के कैपिटल्स का यहाँ पे बात हो रहा है। अब आते हैं, सबसे पहला फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डील करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जनरली जहां से पूछा जाता है उसी सेगमेंट को हम डील करेंगे। तो एक बात तो हमें समझ आ गया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है और एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये 2 टाइप्स के इन्वेस्टमेंट है, एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब थोड़ा सा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाले को और डिटेल्स में पढ़ते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स यहाँ बताए गए हैं। तो पहला बात है कि किसे हम एफडीआई कहेंगे। तो जनरली जो भी फॉरेन एंटिटी हमारे कंट्री में एज अ कंपनी इन्वेस्ट करता है फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स, उन्हें एफडीआई कंसीडर किया जाता है। और इसके जो स्टेक्स होते हैं ये 10% या उसके इक्वल होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कंडीशन सेटिस्फाई करने का, कि जो शेयर्स के वैल्यू होते हैं वो कितने होने चाहिए, उसी से डिसाइड होगा कि वो एफडीआई है कि एफपीआई है। तो अगर 10% या 10% से ज्यादा है तो उसे एफडीआई कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। दूसरा बात है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, लंबे समय के लिए किए जाते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। जैसे कि बाहर का एक कंपनी है सैमसंग, ठीक है। सैमसंग ने यहां पे अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया और यहां पे वो मोबाइल को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया, तो इट विल बी कंसीडर्ड एट एफडीआई। अगर वो 10% से ज्यादा शेयर यहां पे इक्विटी लगाता है, लॉन्ग टर्म के लिए है, तो एफडीआई, ठीक है। सबसे ज्यादा किस सेक्टर में एफडीआई इंडिया के अंदर आता है, तो वो है सर्विस सेक्टर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रेडिंग, ई कॉमर्स एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। ये सारे डेटा हम लोग को कहां से कवर करना है, इकोनॉमिक सर्वे, करंट वाला 23 to 24 वाला जो इकोनॉमिक सर्वे है, 24 वाला बेसिकली अभी जो आया है, उससे हम लोग को देखना है कि किस सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई आया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम डिस्कस कर देंगे आप बोलोगे तो टॉप सेक्टर्स किसमें रिसीव हुआ है एफडीआई, ये भी देखना है।
कौन से कंट्रीज से आता है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है प्रीलिम्स के एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सिंगापुर, मॉरिशस, यूएसए, नीदरलैंड्स एंड जापान, ये वेरी करता है, कभी मॉरिशस ऊपर चला जाता है, कभी सिंगापुर, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही मेन टॉप एफडीआई कंट्रीज है। सिंगापुर, मॉरिशस तो बेसिकली एक तरीके का ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए एफडीआई, यहां से फेक एफडीआई बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये भी आपको पता होगा, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वाला जो कॉन्सेप्ट है, सिंगापुर, मॉरिशस, थाईलैंड, ये सब जो एरिया है, तो ये एफडीआई के सोर्सेस है। कंट्रोल कौन करता है, तो याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसको पूरा का पूरा देखती है एफडीआई को। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एफडीआई को कौन कंट्रोल करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशंस, डिपार्टमेंट्स फॉर प्रमोशंस ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। किस किस जगह पे एफडीआई प्रोहिबिटेड है, डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉटरी, गैम्बलिंग, रियल एस्टेट्स, टैबैको एंड एटॉमिक एनर्जी, यहां पे एफडीआई जो है ये क्या है, रेस्ट्रिक्टेड। अब बेसिकली एफडीआई क्या होता है ना, काफी सारे सोर्सेस से हो सकता है। एक तो होता है डायरेक्ट सोर्स, एक तो होता है डायरेक्ट सोर्स, और एक होता है वाया गवर्नमेंट रूट, वाया गवर्नमेंट रूट, ठीक है। यानी कि एक तो आप डायरेक्टली जितना इन्वेस्ट कर सकते हो, एक में आपको गवर्नमेंट का परमिशन लेना होगा। जैसे एक एग्जांपल ले ले रहा हूं, डिफेंस, डिफेंस में 100% एफडीआई अभी दिया गया है, लेकिन इसका 75% जो है ये आपका है डायरेक्ट सोर्स से, और उसके बाद आपको जो बचा 35%, इसमें आपका गवर्नमेंट को क्या करना होगा, अप्रूवल देना होगा। तो इस तरीके से होता है एफडीआई का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये तो हो गया एफडीआई का बात। अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बेसिकली स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। बाहर देश के लोग स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट जब करते हैं, ना कि डायरेक्ट कंपनी खोलते हैं, तो उसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट के ऊपर इनका कंट्रोल नहीं होता है, और ये फाइनेंशियल रिटर्न्स के लिए काम करते हैं। इसमें लेस देन या 10% इक्विटी होना चाहिए, 10% से कम, और ये शॉर्ट टर्म और वेरी वॉलेटाइल होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि थोड़ा भी अगर इनको हमारे इकोनॉमी के ऊपर डाउट होता है कि यहां से इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता है या क्राइसिस आने वाला है, ये तुरंत अपने पैसे को लेकर चले जाते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ज्यादा एफडीआई को प्रमोट करती है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए, ये लॉन्ग टर्म एसेट्स है। बट एफपीआई जो है, बेसिकली पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म है, वॉलेटाइल है, फ्लक्चुएशन होगा मार्केट में, करेंसी अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन होगा, इससे पूरा का पूरा खेल बदल जाता है। ये तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करेंसी का अप्रिशिएट होना, डिप्रिशिएट होना कैसे होता है, इस चीज को बता देता हूं थोड़ा सा भी। उसके बाद हम लोग जब बोला फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पढ़ेंगे, तो उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, प्रीलिम्स फैक्ट इसका बहुत अच्छे से याद रखना है। बेसिकली एसेट्स हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक आरबीआई इन फॉरेन करेंसीज। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कौन हेल्ड करता है, तो याद रखिएगा आरबीआई। क्यों, ताकि करेंसी को स्टेबलाइज किया जा सके, एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस यानी कि डेप्ट और इंपोर्ट्स वगैरह में मदद हो। इंपोर्ट्स कवर एक टर्म होता है कि कितने आपके कितने मंथ्स के पैसे रखे हुए हैं, यानी कि कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, कितने मंथ तक आप उससे इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट कवर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में पूछा गया है। इंपोर्ट कवर यानी कि कितना इंपोर्ट आप कर सकते हो अपने फॉरेन करेंसीज से, कितना कवर है, तो अभी 11 मंथ्स का है हमारे पास। मेंटेन कॉन्फिडेंस इन मॉनेटरी एंड एक्सचेंज रेट्स पॉलिसीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बेसिकली प्राइमरली इसका रीजन है कि क्यों मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यूएस डॉलर्स में रखा जाता है, या टॉप 5 कंट्रीज जैसे कि चाइना, यूरोप, ये सब के करेंसीज में रखा जाता है, और ये आरबीआई के द्वारा होता है। तो ये तो कुछ फैक्ट्स हो गया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में। अब अगर यहां पे देखा जाए एक पॉइंट कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस यहां से प्रीलिम्स में पूछा जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है। तो सबसे पहला होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स, नंबर 1। फॉरेन करेंसी एसेट्स जो होता है, ये आपका पहला कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट है गोल्ड रिजर्व्स, यानी कि आरबीआई गोल्ड्स के फॉर्म में भी रखता है। तीसरा है एसडीआर, यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स ऑफ आईएमएफ, ठीक है। ये 5 करेंसी का बास्केट्स होता है। और रिवर्स ट्रेंच पोजीशन,
ये भी क्या है, आईएमएफ का। तो ये दोनों जो है ये आईएमएफ का कोटा है। ये जब आप आईएमएफ पढ़ोगे तो वहां पे डिटेल में बताया जाएगा कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होता है। बेसिकली आईएमएफ में आपको कोटा असाइन किया जाता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट कोटा आपके पास एचडीआर मिलते हैं। एचडीआर जो है ये आर्टिफिशियल करेंसीज है, बेसिकली कोई यूनिट ऑफ ये नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल यूनिट है जो कि आपका आईएमएफ मेंटेन करता है, एचडीआर। ठीक है। लेकिन जो लार्जेस्ट कंपोनेंट है उसमें हमारा फॉरेक्स रिजर्व में करेंसी ही सबसे ज्यादा आता है। ठीक है। बेसिकली फॉरेक्स रिजर्व किस तरीके से आरबीआई का बढ़ता है और किस तरीके से आरबीआई का घटता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। शॉर्ट में एकदम समझेंगे और एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये हमारा इंडिया हो गया, ठीक है, और ये हमारा हो गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारा हो गया इंडिया और ये हो गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब क्या क्या चीज हो रहा है ध्यान से देखिए। कुछ चीजें इंडिया यहां से एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है, एक्सपोर्ट करेगा, और कुछ चीजें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंडिया क्या करेगा, इंपोर्ट्स करेगा। बीच में हमें सेंट्रल बैंक को रखना होगा, आरबीआई को। क्यों? क्योंकि देखो, जब आप कुछ चीज एक्सपोर्ट करोगे तो आपको पेमेंट रिसीव होगा डॉलर्स में, आरबीआई इसको कन्वर्ट करके आपको देगा रुपीस में। यानी कि जितना ज्यादा हमारे कंट्री में एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा, डॉलर आएगा। डॉलर आएगा तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि एक स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं कि एक्सपोर्ट्स के कारण फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ता है, याद रख लीजिएगा। अब जब आप इंपोर्ट करोगे तो यहां पे आपको रुपी में पेमेंट करोगे और फिर आरबीआई कन्वर्ट करके डॉलर में अपने तिजोरी से देगा। तो यानी कि इंपोर्ट्स करने से क्या होगा, फॉरेक्स रिजर्व घटेगा। अब इसी से पूरा खेल लिंक है एप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, जो कि हम लोग आने वाले लेक्चर्स में डील करेंगे। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने इन डेप्थ पढ़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट को। अगर आप 1-on-1 क्लासेस करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे कांटेक्ट नंबर पे, दैट इज योर 9798375201। यहाँ पे हम लोग 1-on-1 क्लास करते हैं वाया गूगल मीट, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट को और डेप्थ में समझते हैं। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके सारे डिटेल्स को पता कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने पूरे माइंड मैप से समझा कि किस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट वर्क करता है। तो ये पूरा का पूरा माइंड मैप आपके लिए बहुत जरूरी था। तो ये था आज का हमारा वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।